हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरसीसी डिजाइन के अंतर्गत प्रबलित कंक्रीट स्लैब पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को जो है धरन, दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरन, इकहरा प्रबलित कंक्रीट धरन, टी धरन, ऐसे बहुत से जो है टॉपिक बता दिए गए हैं। अब हम लोग स्लैब पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम स्लैब का परिचय करते हैं। स्लैब हमारी है क्या? तो जैसे देखा जाता है यहाँ पे पॉइंट्स हमारा है, भवनों के कमरों की छत ऊपरी फर्शों को पाटने के लिए चपटी समतल पट्टियों को स्लैब कहते हैं, जो इसके ऊपर कवर किया जाता है। नॉर्मल सी बात है। और स्लैब जो है, जो भवन के ऊपर कवर किया जाता है, कवर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक समतल कवर होता है, एक ढालूदार कवर होता है। तो जो ढालूदार कवर होता है वह जो है सीमेंट की शीट का, एस्बेस्टस टिन की शीट का बनता है। और जो समतल छत होता है वह आपका ईंट का बनता है, पत्थर के पट्टे का बनता है, आरसीसी का बनता है। हमें यहाँ आरसीसी के बारे में पढ़ना है। पॉइंट्स हमारा आगे बढ़ता है। तो जो समतल छत होता है उसी को हम स्लैब के नाम जानेंगे, जिसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ढालूदार छत के ऊपर यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे से दिखाया जाता है, स्लैब अपने सिरों पर अगल बगल की दीवारों अथवा धरनों पर आलंबित होती है। स्लैब दीवार पर टिकी होगी और धरन पर टिकी होगी, उस पर आलंबित होगी। स्लैब में भी प्रबलित कंक्रीट धरनों की भांति तनन क्षेत्र में प्रबलन दिया जाता है। आगे देखेंगे, अभिकल्पन बताया जाएगा आप लोगों को कि स्लैब पे जो भार आता है इसको झुकाव होता है, झुकाव होने पर संपीड़न क्षेत्र, तनन क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो तनन क्षेत्र में स्वाभाविक सी बात है, तनन क्षेत्र में इस्पात देने की आवश्यकता होती है, तो हम लोग इसमें भी इस्पात देंगे धरन की भांति। सामान्यतः स्लैब फर्श पर सम्मिलित भार आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। धरन पे आपने देखा होगा, धरन पे पॉइंट लोड भी आता है, धरन पर सम्मिलित भार आता है, लेकिन स्लैब की ऐसी बनावट होती है उससे पॉइंट लोड भी सम्मिलित भार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा जो है हम स्लैब पर सम्मिलित भार के ही बारे में विचार करेंगे। आगे पॉइंट्स हमारा है, स्लैब की मोटाई नॉर्मली 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच रखी जाती है, परंतु साधारण भवनों में मितव्यता की दृष्टि से 15 सीएम से अधिक मोटी स्लैब नहीं डाली जाती है। 15 सीएम, 10 सीएम नॉर्मली अपने ड्राइंग में बनाया होगा, तो यही हम मोटी स्लैब प्रयोग करते हैं और डिजाइन भी हम लोग इसलिए हम समय करेंगे। पार्ट की अधिक पार्ट की चौड़ाई अथवा अत्यधिक भार के कारण स्लैब की मोटाई अधिक आती है। हम जानते ही हैं कि संरचना का जो साइज होती है वह मुख्य रूप से भार पर आधारित होती है, भार पर निर्भर करती है। अधिक भार होगा तो अधिक माप की संरचना बनानी पड़ेगी। तो यही पॉइंट है, स्लैब की चौड़ाई, पार्ट की चौड़ाई वह अत्यधिक भार के कारण स्लैब की मोटाई अधिक आती है, तब इसके नीचे उपयुक्त दूरी पर धरन डालकर पार्टों को कम कर दिया जाता है। मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे एक इस तरह से भवन है, भवन का जो है साइज है, हमें छत डालना है। अब देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पार्ट हमारा अधिक है। जब पार्ट अधिक है, स्लैब इसके ऊपर डालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच धरन डालेंगे। धरन डालेंगे तब इसके ऊपर स्लैब डालेंगे, तो स्लैब की मोटाई क्या हमारी आएगी, कम हमारी आएगी। और यदि एक साथ हम डालते हैं तो स्लैब अधिक मोटी रखेंगे, क्योंकि पार्ट हमारा क्या हो रहा है, पार्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट हमारा क्या जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो ये पॉइंट हम बनाएंगे, आगे देखेंगे। जिस तरह से जो है पार्टों को कम करने के लिए हम स्लैब के नीचे उचित अंतराल पर धरन डाल देते हैं। धरन के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, टी धरन भी इसी में बनता है। और उसके बाद जो है समान धरन बनता है, समान धरन में इकहरा धरन, दोहरा धरन, ये सब पॉइंट्स हमारा हो चुका है। तो अब हम धरन के ऊपर जो स्लैब बनता है उसका निर्माण करेंगे। आइए, हमारा एक पॉइंट है, हेडिंग है, स्लैब सम्मिलित भार के कारण स्लैब का संरचनात्मक व्यवहार। हमारा पॉइंट यहाँ पे है, सम्मिलित भार के कारण स्लैब का संरचनात्मक व्यवहार, यानी क्या उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, उसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले जो है पॉइंट्स हमारा है, स्लैब पर पड़ने वाले समानतः चल अचल भारों का स्लैब क्षेत्र पर वितरण समवितरित माना जाता है। ऐसे बताया था पिछले टॉपिक में कि स्लैब पर बिंदु भार भी क्या होता है, वह समवितरित भार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। स्लैब पर कभी बिंदु भार की कल्पना हम लोग नहीं करेंगे। क्यों होता है, क्योंकि जो वितरण इस्पात प्रयोग किया जाता है स्लैब में, इसी कारण जो है हम लोग जाल के भांति, जैसे जाल बनता है उसी भांति इन्फोर्समेंट की व्यवस्था करते हैं, ताकि जो है बिंदु भार भी हमारा जो है वह समवितरित भार के रूप में परिवर्तित हो जाए। आगे जो है कोई भार होगा तो समवितरित भार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कोई छोटा मोटा स्थानीय केंद्रित भार
आता है वो भी इसमें वितरण इस्पात डाले जाने के कारण बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता आपका है। आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्लैब में जो है वितरण भार क्यों आता है और वितरण का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि स्लैब में वितरण इस्पात प्रयोग करने का यही मुख्य उद्देश्य होता है कि स्लैब में वितरण इस्पात डाले जाने के कारण अधिक क्षेत्रफल पर भार जो होता है वो फैल जाता है। जो भी केंद्रित भार होता है वह वितरण रूप में कन्वर्ट हो जाता है। भारों पॉइंट हमारा आगे है, भारों के कारण स्लैब में भी धरनों की भांति प्रतिरोधी आघूर्ण उपजती है। कोई संरचना हो उससे भार आएगा, झुकाव होगा, झुकाव से नमन आघूर्ण आएगा। नमन आघूर्ण से जो है बल शून्य अक्ष के ऊपर संपीड़न प्रतिबल तथा नीचे जो है तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। तनन क्षेत्र बनता है, संपीड़न क्षेत्र बनता है। तनन क्षेत्र में प्रबलन इस्पात दिया जाता है। इस तरह से हमारा पॉइंट्स बनता है। संरचनात्मक अभिकल्पन की दृष्टि से स्लैब और धरन में कोई अंतर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे जिस तरह से आरसीसी संरचना धरन होती है उसी प्रकार से आरसीसी संरचना स्लैब भी होती है और स्लैब में भी झुकाव होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बेसिस पे स्लैब और धरन में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ, संरचना जो देखने की दृष्टि से विजुअल दृष्टि से तो अंतर है ही है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अंतर नहीं होता है क्योंकि धरन का स्लैब का विकल्पन जो होता है धरन की भांति किया जाता है। कैसे? धरन की चौड़ाई सीमित होती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। धरन जो हमारी है इसकी यहाँ जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे धरन इस तरह से हमारा यहाँ पे एक धरन हमारा जो है धरन का एक पॉइंट हमारा है। तो धरन की चौड़ाई क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक धरन की चौड़ाई भी क्या है? निश्चित है। और इसमें गहराई कितनी होती है? डी होती है, जिसको हम जानते हैं। लेकिन स्लैब की बात किया जाए, स्लैब एक पट्टी नुमा आकृति में होती है। तो स्लैब की चौड़ाई क्या होती है? स्लैब की चौड़ाई जो है वह अधिक होती है। तो स्लैब जो हमारी है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लैब हमारी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो है हमारी स्लैब जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी स्लैब होगी, स्लैब की चौड़ाई कहलाएगी। और इसमें भी गहराई होगी। तो इस तरह से दोनों देखा जाए, दोनों का जो है आपका संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अंतर कुछ नहीं है, बट बनावट में अंतर होती है। तो हम स्लैब को जब भी विकल्पन करेंगे तो हमारा पॉइंट बनेगा, बताएंगे आप लोगों को। जब भी हम स्लैब का विकल्पन करेंगे तो स्लैब को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब भी हम स्लैब का विकल्पन करेंगे तो यहाँ पे हम स्लैब को चौड़ाई तो हमारी असीमित है, चौड़ाई भी हमारा असीमित है। यहाँ से चौड़ाई हमारी स्लैब को हम यहाँ से काट के इसको 1 मीटर चौड़ी पट्टी मान लेंगे, है ना। इसकी चौड़ाई कितने मानेंगे? 1 मीटर चौड़ाई मान लेंगे, यानी बी इसके जो है 1 मीटर निश्चित होगी। और गहराई डी जो होगी, जितनी गहराई होगी उसको ले लेंगे। इस तरह से बी और डी 1 मीटर चौड़ाई हो गई और डी गहराई हो गई। गहराई कितनी होती है बताया था? 9 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो जनरली हम 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर गहराई हम लेते हैं। तो इस तरह से जो है चौड़ाई सीमित करके और हम लोग जो है यहाँ पे धरन की भांति स्लैब का विकल्पन करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे पॉइंट्स बना हमारा कि जब भी हम स्लैब का विकल्पन करेंगे तो संरचनात्मक दृष्टि विकल्पन की दृष्टि से स्लैब और धरन में कोई अंतर नहीं है। धरन की चौड़ाई सीमित होती है, जबकि अभिकल्पन की दृष्टि से स्लैब की चौड़ाई 1 मीटर चौड़ी पास सटी हुई अनेक पट्टियों में मान ली जाती है। पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको 1 मीटर चौड़ी अनेक पट्टियों में डिवाइड करके जो है इसका विकल्पन करता है। इसको मैं एक आइसोमेट्रिक को समझा देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि यहाँ आपका जो है एक स्लैब का यहाँ पे ड्राइंग बनाया गया। ये स्लैब हमारा है, ठीक है। तो स्लैब की चौड़ाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अधिक है। तो हम लोग जो है इसमें 1 मीटर चौड़ी पट्टी मान लेंगे। देखिए पट्टी मान लेंगे तो यहाँ जो चौड़ाई होगी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। यहाँ भी 1 मीटर होगी, यहाँ 1 मीटर होगी। तो इस वजह से जो है हम 1 मीटर चौड़ी मान के हम इतने हिस्से का अभिकल्पन करेंगे और जो है जो एक पट्टी का विकल्पन कर लेंगे, 1 मीटर चौड़ाई की पट्टी का विकल्पन कर लेंगे
तो आगे जितनी भी इसमें 1 मीटर में जितने भी जो है इस्पात की मात्रा, जितनी भी कंक्रीट की मात्रा आएगी, वही जो है हम आगे जितने मीटर हमारे पट्टियाँ बनी रहेगी उसको उसमें गुणा करके मल्टीपल करके उसकी मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बड़ी से बड़ी धरण जो है स्लैब का विकल्पन कर लेंगे, उसको देखा जाएगा आगे। तो इस तरह से हमारा पॉइंट बना। अब आइए हमारे कुछ हेडिंग्स है उसको देख लेते हैं। हमारा हेडिंग है स्लैब, हेडिंग हमारा है स्लैब और हेडिंग हमारा है स्लैब और धरण में अंतर। क्या अंतर है? अब तो जो है हमने इसका संरचनात्मक व्यवहार देखा स्लैब का, कैसा उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर है। अब इसमें कुछ हम स्लैब और धरण में तुलना कर लें। तुलना हमने पिछले टॉपिक में बहुत सारा बता भी दिया। फिलहाल जो है हम इस टॉपिक में भी एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन सी जो है यहाँ पे डिफरेंट इन दोनों के बीच में होता है। आइए स्लैब और धरण में अंतर का जो है आप जानते हैं निम्न होते हैं। पहला पॉइंट हमारा है स्लैब पर आने वाला चल तथा अचल भार इसके नीचे डाले गए धरणों पर स्थानांतरित होता है। स्लैब के नीचे धरण होगी तो धरण पर स्थानांतरित होगा भार। धरण दीवार पर टिकी होगी, दीवार पर भार जाएगा और दीवार से भार कहाँ चला जाएगा? नीचे नींव पे चला जाएगा, नींव से नीचे मृदा पे चली जाएगी। इस तरह से जो है स्लैब पे भार आता है, कोई भार से नीचे स्थानांतरित होता चला जाता है। इस तरह से स्लैब या भार का स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट हमारा देखा जाए, दूसरा पॉइंट हमारा है स्लैब धरणों की तुलना में बहुत कम मोटी होती है। इस पॉइंट को मैंने समझा दिया आपको कि जो है यहाँ पे धरण जो हमारा इस साइज़ में होती है, जिसकी गहराई क्या है? ज़्यादा है। और स्लैब जो होती है हमारी इस साइज़ में होती है, जिसकी गहराई क्या है? कम है। वही पॉइंट कहा गया कि स्लैब धरणों की तुलना में बहुत कम मोटी होती है। यहाँ एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ मोटी होती है, आप ले लेंगे, मोटी होती है। स्लैब की न्यूनतम मोटाई 9 सेंटीमीटर ली जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना पॉइंट। स्लैब की न्यूनतम मोटाई 9 सेंटीमीटर ली जाती है। इससे कम नहीं लेना चाहिए, इससे अधिक जो भी मिल जाए ले लेना चाहिए। ली जाती है। स्लैब के अभिकल्पन के लिए लंबाई की दिशा में 1 मीटर चौड़ी पट्टी ली जाती है और यह माना जाता है कि संपूर्ण लंबाई ऐसी ही साथ साथ अनेक पट्टियों से बनी हुई है। तो इस तरह से बताया था मैंने पिछले टॉपिक में कि आइसोमेट्रिक बनाए के कि कैसे हम पट्टियाँ काट लेते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग कैसे पट्टियाँ काटते हैं। इसमें जो है हम लोग, ये हमारा एक माने स्लैब है जिसकी मोटाई हमारी यहाँ दी गई है। स्लैब की चौड़ाई हमारी ज़्यादा है तो, और इसकी जो है ये छोटा पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट हो गया। हमें ये भी बात ध्यान रखना है, छोटा पार्ट बड़ा पार्ट का हम आगे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे हमने इसको 1 मीटर चौड़ी पट्टी काट लेंगे। देख रहे हैं आप लोग, इस पट्टी की माप कितनी होगी? 1 मीटर होगी। इसकी माप कितनी होगी? 1 मीटर होगी। और हम इस तरह से एक पट्टी का डिजाइन करेंगे, चाहे 20 कोई पट्टी एक पट्टी डिजाइन करेंगे हम लोग आगे, और एक पट्टी में जो भी गणना होगी वह हम सभी पट्टियों में उसी मात्रा में उसको जो है गुणा करके मात्रा ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हम जो है 1 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विकल्पन करते हैं। तो हमारा पॉइंट बनेगा। आगे चलते हैं। तीसरा हेडिंग क्या है हमारा देखा जाए, तीसरी हेडिंग हमारी आती है प्रबलित स्लैब में दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण की भांति संपीड़न इस्पात की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जानना चाहिए आपको। चौथा पॉइंट हमारा है स्लैब में अपरूपण प्रतिबल सामान्यतः अनुगेय मान से कम होता है। जैसे बताया था आपको उदाहरण में कि हम अपरूपण में जांच करने के लिए पहले ऊपर से देखते हैं कितना बल आ रहा है। बल आने के बाद जो है अपरूपण बल आ रहा है, उस बल से हम उसका अनुगेय नामन कर्तन प्रतिबल निकालते हैं। उस नामन कर्तन प्रतिबल से ये देखते हैं कि कितना जो है टाउ भी निकालते हैं। फिर देखते हैं कि टाउ सी कितना है, कितना कंक्रीट सहन कर सकती है। और शेष जो टाउ सी जो अधिक होता है टाउ बी टाउ सी से, तो शेष के लिए जो है हम लोग यहाँ पे जो है वी नेट निकलता है। वी नेट से हम लोग जो है आगे उस वी नेट को 50% बेंटअप बार को 50% छल्ले को देकर हम कर्तन प्रबलन का विकल्पन करते हैं और कर्तन में धरण को सुरक्षित बनाते हैं। यहाँ पॉइंट उसी संबंधित हमारा पॉइंट बना है कि स्लैब जो है वह अपरूपण प्रतिबल में समानतः अनुगेय से
बहुत कम होता है, यानी स्लैब में जो बाहर का प्रतिबल उत्पन्न हुआ है उसे टाउ भी बोलेंगे, वह टाउ भी सामान्यतः बहुत कम होता है। जो टाउ सी से यानी टाउ सी इसकी बहुत ज़्यादा होती है स्लैब की, और टाउ भी क्या होता है, कम होता है। तो ऐसी दशा में स्लैब में कर्तन प्रबलन नहीं दिया जाता है, अर्थात छल्लों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी स्लैब में कभी छल्लों का प्रयोग करते हुए आपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है स्लैब कर्तन में सुरक्षित होता है पहले से ही। स्लैब हो गया, लिंटर हो गया, इस संरचनाएँ जो होती हैं कर्तन में सुरक्षित पहले से होती हैं, फिर भी हम उसमें लिंटर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छल्ला नहीं देंगे। अगला पॉइंट हमारा बनता है, स्लैब में तनन इस्पात के अतिरिक्त इसकी लंबवत दिशा में, पॉइंट सबको याद होना चाहिए, बताया भी गया है आप लोगों को ड्राइंग में कि स्लैब में जैसे ये हमारा जो है एक यहाँ पे छत का साइज होकर, तो हम मुख्य इस्पात छोटे पार्ट से मदद डालते हैं। इसके बाद जो है इसकी लंबवत दिशा में वितरण इस्पात या इसके ऊपर जो है इस्पात डालकर यह जालनुमा आकृति बनाते हैं। वही पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि स्लैब में तनन इस्पात के अतिरिक्त इसके लंबवत दिशा में वितरण इस्पात की आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भार को होने के लिए, भार जो पड़ेगा तो भार का केंद्रित भार डिस्ट्रीब्यूशन होकर अधिक क्षेत्रफल में फैल जाएगा, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन भार का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट हमारा बनता है, बड़े पार्टों पर स्लैब के नीचे उचित दूरी पर धरन दिए जाते हैं। स्लैब का पार्ट अधिक हो गया है, अधिक लंबाई का जो है पार्ट है, तो अधिक मोटाई का स्लैब बनेगा, तो इसलिए बढ़िया है कि आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उचित उचित अंतराल पे हम स्लैब के नीचे धरन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि आपको टी धरन में बताया भी गया है, टी धरन के टॉपिक में आपको समझाया गया है। आइए अब यहाँ पे हम लोग जो है अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रबलित कंक्रीट स्लैब का वर्गीकरण। पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए कौन कौन से स्लैब होते हैं, सभी स्लैब की परिभाषा डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो पहला हमारा पॉइंट आता है एकल दैशिक स्लैब, वन वे स्लैब। जब कमरे की लंबाई आपको पता ही है चौड़ाई के दुगुने से अधिक होती है, तब इसे एकल दैशिक स्लैब कहते हैं। तब इस भवन पर, इस कमरे पर वन वे स्लैब का निर्माण किया जाता है। क्या पॉइंट हमारा है? पॉइंट हमारा है कि जब यल इज ग्रेटर देन टू बी, जब जो है लंबाई चौड़ाई के दुगने से ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए एक लंबाई 10 है और चौड़ाई हमारी कितनी है, 4 है, तो यहाँ 10 जो है 4 दुगने से भी क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह से जो है यहाँ पे इस कमरे पर टू वे स्लैब, वन वे स्लैब का निर्माण किया जाएगा। तो इससे हमारा पॉइंट बन गया कि यहाँ पे टू वे स्लैब का निर्माण, वन वे स्लैब का निर्माण कैसे किया जाता है। आगे पॉइंट से देखा जाए, एकल दैशिक स्लैब के अभिकल्पन में यह मान लिया जाता है कि स्लैब का समस्त भार अगल बगल के चारों दीवारों पर ना आकर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ना आकर छोटे पार्टों वाली लंबी दीवारों पर, छोटे पार्टों वाली अगल बगल की लंबी दीवारों पर आता है। स्लैब का बंकन आघूर्ण भी एक ही दिशा छोटे पार्ट में होता है, चाहे स्लैब चारों दीवार पर आलंबित हो या न हो। स्लैब में तनन प्रबलन एक ही दिशा में छोटे पार्ट के अभिकल्पित किया जाता है। यानी हमारा मुख्य पॉइंट्स क्या है, एक बार इसको मैं ड्राइंग समझा देता हूँ आपको। मैं हूँ, ड्राइंग हमारी समझ लीजिए इस तरह से बनाई गई है। मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे एक स्लैब का साइज है, स्लैब की लंबाई हमारी है, स्लैब की यहाँ पे लंबाई है, यहाँ स्लैब की चौड़ाई है। तुलना किया, मान लीजिए लंबाई यहाँ 10 मीटर की है, चौड़ाई हमारी कितनी है, 4 मीटर की है। तुलना किया है, वन वे स्लैब बना। जो वन वे स्लैब बना, अब इसके ऊपर स्लैब डालना है। तो स्लैब डालने के लिए हम जो है डिजाइन करेंगे, जो पट्टी होगी, पट्टी हम छोटे पार्ट के समांतर मानेंगे, देख रहे हैं, यानी हम ऐसे पट्टी मानेंगे, बस मुकारिए। और इसके बाद जो है यहाँ 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4 दीवारें हैं, लेकिन भार जो होगा छोटे पार्ट के समांतर, यानी ये हमारा छोटा पार्ट है, छोटे पार्ट के समांतर बड़ी लंबी दीवारों पर भार हमेशा आएगा। यानी आपका जो है यह दीवार और यह दीवार भार से क्या होगा, भार से मुक्त होता है। बस भार जो है इस दीवार पर और इस दीवार पर आता हुआ माना जाता है, और मुख्य इस्पात जो होता है वह सदैव
हम इसी छोटे पार्ट के समांतर पहले बिछाते हैं, ठीक है। यानी अभिकल्पन भी जो है हम छोटे पार्ट पे करेंगे। दूसरी बात जो है, इसके ऊपर जो है वितरण इस्पात इसके लंबवत डालते हैं। तो वितरण इस्पात का अभिकल्पन हम जो है नहीं करते हैं। वितरण इस्पात जो है हम नॉर्मली मुख्य इस्पात की मात्रा के हिसाब से कुछ प्रयोग कर देते हैं, उसके बारे में बताएंगे हम लोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भार को वितरण करने के लिए, बल सहन करने का वितरण इस्पात का कोई योगदान नहीं होता है। इस तरह से हमें जानना चाहिए कि वन वे स्लैब में पहचान क्या होती है, वन वे स्लैब में भार कैसे आता है, वन वे स्लैब में आपका जो है भार इस दीवार पे आता है, भार जो इस दीवार पे आता है, यह भार से दीवार मुक्त होती है। वन वे स्लैब में पट्टी जो है हम इस तरह से मानते हैं, यानी एक यहाँ से चौड़ाई कितनी मान लेंगे, 1 मीटर चौड़ाई मान के इसको हम डिजाइन करेंगे। वन वे स्लैब में जो भी इस्पात की मात्रा आएगी, मुख्य इस्पात जो आएगा उसको हम छोटे पार्ट से मात्रा बिछाते हैं। वन वे स्लैब में छोटी दीवार भार से मुक्त होती है। इस तरह से वन वे स्लैब की बहुत सारी पॉइंट्स है। आगे हम 2 ही स्लैब पढ़ना है, वन वे स्लैब, 2 वे स्लैब डिजाइन में, तो आगे हम इसके बारे में विस्तृत बताएंगे कैसे पॉइंट्स बनता है। अब आइए हम बात करते हैं 2 वे स्लैब का। 2 वे स्लैब क्या है, ऐसी क्या विशेषता होती है। सबसे पहले जो है 2 वे स्लैब की पहचान, तो इससे पता आप लोगों को है कि यहाँ पे एक साइज़ बन गया हमारा। इस साइज़ में सपोज करिए ए इसका छोटी पार्ट है, ए इसका छोटा पार्ट है बी, ए इसका बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है एल। यहाँ बी और एल में अनुपात क्या हुआ, आप देख सकते हैं। जो वन वे स्लैब था वो एक पट्टी नुमा था, जैसे गलियारे का छत होता है या बरामदे छत होता है, लेकिन जो 2 वे स्लैब होता है वो बेडरूम जैसे होता है। बेडरूम आता एकदम बहुत ही पतला न होके एक वर्गाकार शेप में लगभग होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई के बीच कम डिफरेंट होता है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए चौड़ाई यहाँ 4 है, लंबाई हमारी 6 है, तो अब यहाँ पे 6 लंबाई एल इज नॉट, यानी एल इज लेस देन, ऐसे कर सकते हैं, एल इज लेस देन 2b, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से क्या है, 6 जो है वह 4 का दुगुना 8 से क्या है, कम है। तो इस तरह से जब एक कंडीशन बनती है तो यहाँ पे 2 वे स्लैब बनाते हैं। अब 2 वे स्लैब में क्या होता है, पॉइंट सुन लीजिए। 2 वे स्लैब में भार चारों दीवारों पे आता है, यानी इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। 2 वे स्लैब में भार जो है छोटे पार्ट, यानी 4 मीटर जो छोटा पार्ट है, छोटे पार्ट के समांतर जो लंबी दीवार है इस पे अधिक आएगा और पहले आएगा। और जो बड़ी पार्ट जो 6 मीटर है, बड़ी पार्ट की जो ये दीवार है, इस दीवार भार आएगा, लेकिन इसके अनुपात में यहाँ भार कम आएगा, लेकिन जरूर आएगा भार। और दूसरी पॉइंट हमारा क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पे 2 वे स्लैब में जो है इस पर सब पे भार आपका आ रहा है, भार सब पे, इस पे पहले आता है, अधिक आता है, इस पे जो है बाद में आता है, कम आता है, भार सब पे आ रहा है। तो हमें दोनों पार्टों, यानी दोनों पार्टों के सापेक्ष से भार आ रहा है, तो हमें दोनों पार्टों के सापेक्ष इस्पात, मुख्य इस्पात प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है पट्टी छोटे पार्ट से मतलब भी काट के डिजाइन करेंगे, बड़े सापेक्ष के पार्ट पट्टी काट के उसको डिजाइन करेंगे। जो भी इस्पात आएगा उस इस्पात को हम लोग जो है, जब इस्पात आपका आ जाएगा तो उस इस्पात को हम लोग पहले छोटे पार्ट के समांतर बिछाएंगे इस्पात निचले क्षेत्र में, उसके बाद इसके ऊपर बड़े पार्ट के समांतर बिछाएंगे। यानी जो दूसरे पार्ट, जो बड़े पार्ट के समांतर इस्पात बिछाई गई है वह इस्पात मुख्य इस्पात होगा, वह इस्पात भार सहन करने में योगदान देगा। और साथ ही साथ इस इस्पात का एक और काम होता है कि वह वितरण छड़ का भी काम करता है, जो कि 2 वे स्लैब में वितरण इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो 2 वे स्लैब में जो ऊपरी इस्पात होता है वह वितरण इस्पात का भी काम करता है, साथ साथ अपने हिस्से का, अपने अनुपात बटा हुआ भार जितना आएगा वो भी सहन करने का योगदान उसमें देता है। इस तरह से 2 वे स्लैब का यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इसको समझ लीजिए। जब लंबाई चौड़ाई के बीच में जो है दुगुना का कम बराबर होती है तो उसे 2 वे स्लैब कहते हैं। 2 वे स्लैब सदैव पूर्ण रूप से अगल बगल के चारों दीवारों पर अवलंबित मानी जाती है, और 2 वे स्लैब पर पड़ने वाला भार चारों दीवारों पर आधारित दोनों पार्टों पर अपने अपने अनुपात में बढ़ जाती है। इस बारे में समझा दिया मैंने। 2 वे स्लैब में क्योंकि भार दोनों पार्टों पर बढ़ जाता है, इसलिए दोनों पार्टों के लिए इनके अनुपात के अनुसार, भार के अनुपात के अनुसार अलग अलग बंकन आघूर्ण ज्ञात किया जाता है, और प्रत्येक के लिए, दोनों पार्टों के लिए अलग अलग इस्पात की भी व्यवस्था, मुख्य इस्पात की व्यवस्था की जाती है। तो ये हुआ 2 वे स्लैब की पहचान हमारी। अब आते हैं अगला, कंटिन्यूअस स्लैब, सतत स्लैब।
तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब स्लैब यहाँ पे नॉर्मल क्या था, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब दीवारों पर आधारित थी, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस स्लैब क्या हुआ कि जब यह कई धरण, जैसे दीवारों के अलावा कई धरण, जैसे मान लीजिए कमरा है, इस कमरे की साइज़ हमारी काफ़ी बड़ी है, तो हम जो है अब इसके ऊपर एक साथ स्लैब न डाल के हम इसके बीच में धरण प्रयोग कर देते हैं। जब हम बीच में धरण प्रयोग कर देंगे, एक धरण, दो धरण, तीन धरण, दीवार हमारी है ही है। इस तरह से दीवार भी हो गई, धरण भी हो गया। अब इसके ऊपर जब स्लैब डालेंगे तो यह स्लैब जो होगा, चाहे वन वे हो चाहे टू वे हो, यह स्लैब जो होगा वह दीवार के अलावा, वैसे टू वे मानिए, दीवार के अलावा जो है वह धरण पर भी टिका हुआ है। तो जब जो है दीवार के अलावा धरण पर टिकाया जाए और कंटिन्यूअस वे में आलम्ब इसका सपोर्ट मिला हुआ हो स्लैब का धरण के रूप में, तो इसी को हम कंटिन्यूअस स्लैब कहते हैं। यानी कि पॉइंट्स हमारा क्या बना कि जब स्लैब, यहाँ स्लैब होना चाहिए, जब स्लैब का पार्ट अधिक होता है तो अधिक मोटी स्लैब डालनी पड़ती है जो मितव्ययी नहीं कही जा सकती है। अतः पार्ट कम करने के लिए स्लैब के नीचे उचित दूरी पर प्रबलित कंक्रीट धरण डाले जाते हैं, जिनका निर्माण स्लैब के साथ किया जाता है। यहाँ स्लैब होगा, स्लैब के साथ किया जाता है। इस प्रकार स्लैब कई आलम्बों पर टिकी होने के कारण इसे सतत स्लैब, यहाँ स्लैब होगा, कहते हैं। किस तरह से जो है आपको कंटिन्यूअस स्लैब एक कंटिन्यूअस धरण की तरह से जो है आप समझ सकते हैं उसको। कंटिन्यूअस धरण में क्या होता है, जब उसके कई सपोर्ट होते हैं। उसके बाद स्लैब क्या हुआ कंटिन्यूअस, जब उसके कई सपोर्ट्स हों धरण के रूप में। इस तरह से हमारा जो है कंटिन्यूअस स्लैब हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, प्रास स्लैब। प्रास स्लैब, प्रास धरण की बात होती है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्या जानते हैं, देखा जाए, पॉइंट्स हमारा है प्रास स्लैब का एक सिरा, जैसे कि छज्जा होता है ना, विंडो के बाहर छज्जा निकला होता है, या जो है आपका छत का जो बाहर निकला हिस्सा होता है, वो सब प्रास स्लैब होता है। तो जब प्रास स्लैब का एक सिरा दीवार पर टिका होता है अथवा लिंटर से पूर्णतया आबद्ध होता है, जबकि दूसरा सिरा जो है हवा में लटका रहता है। इसका अभिकल्पन प्रास धरण की भांति किया जाता है, परंतु पट्टिया चौड़ाई समांतर स्लैब की भांति 1 मीटर चौड़ी, यानी 1000 मीटर चौड़ी, 1000 mm चौड़ी, 1 मीटर चौड़ी जिसको सकते हैं, मान ली जाती है। इसके ऊपरी क्षेत्र में तनन और निचले क्षेत्र में संपीड़न उत्पन्न होता है। तो आपको भली बात जानते ही आप लोग हैं कि प्रास स्लैब या प्रास धरण जो भी होता है उसका तनन क्षेत्र ऊपर और संपीड़न क्षेत्र नीचे चला जाता है, लेकिन एक शुद्धालंबित धरण तनन क्षेत्र नीचे होता है और संपीड़न क्षेत्र कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे। प्रास स्लैब का जो है आप एक डिजाइन दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका छत है, सॉरी दीवार है, दीवार का ये डोर है, तो यहाँ डोर के सामने से जो है हमने यहाँ पे एक स्लैब छज्जा निकाल दिया। तो छज्जा जो है थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, यहाँ पे मोटाई दे देते हैं, एक छज्जा हमारा निकल गया, ठीक है। तो अभी छज्जे का डिजाइन करना है, तो इसको भी जो है हम लोग, चूँकि इसकी जो है चौड़ाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई जो भी अधिक होती है, तो हम लोग इसको भी 1 मीटर चौड़ी पट्टी में काट लेंगे, ठीक है। काट के हम 1 मीटर चौड़ी पट्टी का यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से जो है छज्जा हमारा हुआ, यहाँ पे दिखा गया हुआ, यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से तनन क्षेत्र ऊपर होता है, संपीड़न क्षेत्र नीचे होता है, ऊपरी क्षेत्र में इस्पात व्यवस्था करते हैं। इसको आपको अलग जब बढ़ाएंगे इसके बारे में बता देंगे। तो इस तरह से जो है आपका एक प्रास स्लैब होगा। अब आते हैं पट्टिया चपटी या धरण रहित स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धरण रहित स्लैब जैसे कि जो है आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका छत है या जो है कोई स्लैब मिल गया है, कोई जो है आपको सीट मिल गई है, सीट समझ लीजिए, उस सीट को हम जो है बस चारों किनारों पर दीवारों पर टिकाकर उसको बस केवल जो है जगह जगह बीच में सपोर्ट देकर स्तंभ का सपोर्ट देकर टिका दिया जाए, तो उस तरह से जो स्लैब बनेगा उसको ही हम जो है चपटी या धरण रहित स्लैब कहते हैं। पॉइंट्स हमारा क्या है, पॉइंट्स हमारा है जब लंबी चौड़ी पाटों पर इस प्रकार की स्लैब के नीचे धरण नहीं दिए जाते हैं और यह स्लैब सीधे स्तंभों पर टिकी रहती है। चपटी स्लैब की मोटाई 125 mm से कम, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चपटी स्लैब की मोटाई 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी
2 या 2 अधिक दिशाओं में प्रबलन दिया जाता है। तो प्रबलन पता ही आप लोगों को है कि हम जो है छोटे पार्ट समांतर, बड़े पार्ट समांतर देते हैं। स्तंभों पर स्लैब के पैनल की मोटाई कुछ अधिक रखी जाती है, जिससे इसे ड्रॉप पैनल कहते हैं, इसे ड्रॉप पैनल कहते हैं। टाइपिंग हुआ है। इस तरह से यहाँ एक ड्राइंग समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका एक चपटी पत्ती हमारी जो है चपटी स्लैब हमारी है, और जिसको जो है 4 स्तंभ यहाँ पे 1 2 3 4 चारों स्तंभ सीधे टिका दिया गया है। और स्तंभ का जो चपटी स्लैब के साथ संपर्क बनाया जाता है, उस संपर्क के बीच में यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऐसा बनाया गया है, जिसमें जो है आपका इसको स्तंभ शीर्ष कहते हैं। और जो उसके नीचे एक ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप पैनल बना देख सकते हैं, एक ड्रॉप पैनल लगाया गया है। तो इस तरह से एक चपटी स्लैब का निर्माण किया जाता है। चपटी स्लैब की न्यूनतम मोटाई 125 mm होती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगला स्लैब देखा जाए, गोलाकार स्लैब, सर्कुलर स्लैब। सर्कुलर स्लैब कहाँ होता है? जैसे कि जो है गोल कमरों में बनाना हुआ, पंप रूम में बनाना हुआ हो, चेक पोस्ट पर जहाँ वृत्ताकार पानी की टंकियों की तली व छत के लिए गोलाकार स्लैब अपनाई जाती है। संवितरित भार पर यह स्लैब तस्तरी की भांति झुक जाती है और इसमें अरीह और परिधीय प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। अरीह परिधीय प्रतिबल के बारे में आपको जो है मैकेनिक्स में बताया गया है। आप इस समझिए कि गोल कमरे हैं, साइज गोलाकार, जैसे टंकी भी गोलाकार होती है, तो उसके ऊपर स्लैब डाला जाता है, वही सर्कुलर स्लैब कहलाएगा। उसमें राउंडेड शेप में स्लैब डालते हैं, और साथ ही साथ जो है आपका जो भार पड़ता है, तो जो नमन आघूर्ण उत्पन्न हुआ, वो तस्तरी की तस्तरी बनती है। आपको देखा होगा तस्तरी आपने। तस्तरी जो है कैसे बनती है, तस्तरी कैसे होता है? तस्तरी में आप देखते होंगे कि जो है यहाँ पे इस तरह से हमारा जो राउंड शेप में होता है तस्तरी, इस तरह से जो है बीच में दब जाता है और चारों किनारों पर उठा हुआ होता है, चारों तरफ उठा हुआ होता है। बीच में भार आने पर यही तस्तरी नुमा आकृति होती है। तो यही हमारा गोलाकार स्लैब है। तो इस तरह से जो है, अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है गुम्बद नुमा स्लैब, डोम टाइप स्लैब। डोम टाइप स्लैब जैसे मस्जिदों के जो ऊपर छत में जो डोम बनाते हैं, गुम्बद आकृति बनाते हैं, देखा भी होगा, उसी को जो है गुम्बदनुमा छत का निर्माण कहा जाता है, या गुम्बदनुमा छत कहते हैं। गुम्बदनुमा छत की मोटाई सामान्य मोटाई से कम होती है, समान छत की मोटाई से कम होती है, और गुम्बदनुमा छत का निर्माण के लिए रेनफोर्समेंट का व्यवस्था करते हैं। और जैसे कि पुराने जितने भी जो है मंदिर मस्जिद बने होते हैं, उसमें गुम्बदनुमा छत का निर्माण किया जाता है। शायद यहाँ पे गुम्बदनुमा छत के में रेनफोर्समेंट की आवश्यकता भी कम पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है गुम्बदनुमा छत में जब ऊपर से भार पड़ेगा, तो उस भार के कारण जो है उसमें भार बहुत ही कम आता है, या नमन आघूर्ण उसमें उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको जो है एक ऐसा निर्माण कर दीजिए कि उसमें ऐसा निर्माण कभी कभी किया जाता है कि उसमें इस्पात की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इस तरह से हमारा जो है 7 टाइप से छत क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको आप सब लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगली वीडियो आपको वन वे स्लैब की होगी। वन वे स्लैब की पूरी विशेषताएँ और उसके बाद पूरा जो है आपको अभिकल्पना का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा बारी बारी से। तो उसको आप देखते रहिए। धन्यवाद।